अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा केमिस्ट्री पीके। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे वो बड़े डिटेल के साथ पढ़े थे। आप लोग फर्स्ट जाके वो वीडियो देख ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख ले ताकि आप लोगों को इसका बैकग्राउंड का पता चले। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जिसमें उसने कहा था कि हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस मैसिव मास है पॉजिटिव सेंटर में प्रेजेंट है और इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब इसने ये मॉडल प्रेजेंट किया तो इसके बाद लोगों ने इससे कुछ क्वेश्चन किए जिसका आंसर इसके पास नहीं था। तो फिर इसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट आया, नील बोहर, ये जो था ये रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। इसने फिर 1913 में एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसे बोहर एटॉमिक थ्योरी, ये बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इसमें जो वो डिफेक्ट्स थे उसको सॉल्व करने की इसने कोशिश की है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रेजेंट किया था, ये कब प्रेजेंट किया था, ये 1913 में किसने प्रेजेंट किया था, नील बोहर ने। देखिए, अगर हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को देखें तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव मास है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह रिवॉल्व करते हैं, एक शेल्स में होते हैं, दो शेल्स में होते हैं, तीन शेल्स में होते हैं। शेल्स का वर्ड इसने ये यूज ही नहीं किया था, बस उसने कहा था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड जब आया ना, बोहर जब आया तो बोहर ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ is called shells or energy levels। वो बोहर ने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह नहीं घूमते, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब घूमते हैं तो फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं, जिसे उसने शेल्स और एनर्जी लेवल का नाम दिया। देखिए, उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं, इस तरह फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और इन्हें जो है तो इसे क्या नाम दिया गया, इसे शेल का नाम दिया गया या एनर्जी लेवल आप इसे कह सकते हैं। तो बोहर ने कहा ये जब ये इन एनर्जी लेवल्स में, ये जो शेल्स में घूमते हैं, इन एनर्जी लेवल्स का ये जो है फिक्स्ड एनर्जी, इनकी एनर्जी हमारे पास क्या है, इनकी एक फिक्स्ड एनर्जी है। बोहर ने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो ये एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं, जिसे उसने क्या नाम दिया गया, शेल्स का नाम दिया गया या ऑर्बिटो। और उसने कहा ये जो शेल है इनकी एनर्जी जो है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। देखिए, अगर मैं क्या कहूं, ये हमारे पास इसने फर्स्ट जो था, फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मीन फर्स्ट शेल, उसे इसने क्या नाम दिया, के शेल का नाम दिया। n इज इक्वल टू 2, इसे इसने क्या नाम दिया, l शेल का नाम दिया। n इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल, उसे इसने क्या नाम दिया, m शेल नाम दिया। तो इस तरह उसने कहा कि इस तरह जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो फिक्स सर्कुलर पाथ है जिसे इसने क्या नाम दिया, शेल का नाम दिया। और इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, वो फिक्स्ड है। ये फर्स्ट जो पोस्टुलेट है उसने ये प्रेजेंट किया। सेकंड में इसने क्या कहा कि as long as electron revolve around the nucleus in a fixed circular path they do not lose or gain energy। देखे, ये वाला जो सेकंड पोस्टुलेट है, इसमें इसने क्या कहा कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इन फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे ये ना एनर्जी गेन करेंगे ना एनर्जी लॉस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप लोग थोड़ा बैकग्राउंड में जाके देखें, जब उससे वो रदरफोर्ड से लोगों ने पूछा था कि आप तो कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो फिर ये तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल घूमते हैं तो वो क्या करता है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। तो होना तो ये चाहिए था कि ये जब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता तो इसकी एनर्जी कम होती जाती, इसका ऑर्बिट छोटा हो जाता और लास्ट में ये क्या हो जाता, न्यूक्लियस में गिर जाता और हमारा जो एटम है वो कोलैप्स कर जाता। लेकिन रियलिटी में इस तरह होता नहीं है। तो इसका आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो बोहर ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब तक
इन सर्कुलर पाथ में, ये फिक्स एनर्जी लेवल्स में ये घूमते हैं, न ये एनर्जी लॉस करते हैं न ये एनर्जी गेन करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ इस तरह घूमते हैं, ये ना अपनी एनर्जी लॉस करेंगे ना गेन करेंगे, तो इस वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरते और हमारा एटम क्या हो जाता है, कोलैप्स नहीं हो जाता और हमारा एटम स्टेबल रह जाता है। तो इसने कहा कि ये जो एनर्जी लेवल है इसमें इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो ना ये एनर्जी लॉस करते हैं और ना ये एनर्जी गेन करते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पर इसने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके एनर्जी के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा था। इसके एनर्जी जो हमारे पास है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये फोर्थ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है, देखिए बोहर ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब क्या है, मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी क्या है, कि जितना न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ये न्यूक्लियस के नजदीक होगा उतनी इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। देखिए अगर मैं आप लोगों को ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये सेकंड एनर्जी लेवल में है, ये न्यूक्लियस से दूर है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, ये न्यूक्लियस के नजदीक है। तो आप लोग डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, इसकी एनर्जी ज्यादा है इससे। तो मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी उसकी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। जितना ये न्यूक्लियस के नजदीक होगा, अब ये जब न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ये न्यूक्लियस के कंट्रोल में ज्यादा होगा, तो इस वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जितना ये न्यूक्लियस से दूर होगा उतना वो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। मतलब ये न्यूक्लियस के कंट्रोल में उतना ज्यादा नहीं होगा, उसकी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, एक सेकंड में, एक थर्ड में, मैं आपसे पूछता हूं कि ये थर्ड शेल वाले की एनर्जी ज्यादा होगी या सेकंड की या फर्स्ट की, तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि थर्ड एनर्जी लेवल का मतलब यह है कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस से दूर है। न्यूक्लियस से दूर है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। पहले इसकी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ज्यादा होगी, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। तो सबसे कम एनर्जी वाला कौन है, के शेल का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। अच्छा, चौथा हमारे पास क्या है कि हम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स ऑन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आप लोगों से पहले कहा जब तक ये एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं इस न एनर्जी लॉस करते हैं न एनर्जी गेन करते हैं। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन, ये लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है, देखिए आप लोगों को अभी इसका पता चल गया है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं, जब ये इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास 3 शेल्स है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। अगर ये हायर से लो में आएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। देखिए जब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, जब हाई से लो में आएगा तो अपनी एनर्जी से कम करना होगी, तो ये क्या होगा, एमिट एनर्जी, एमिट एनर्जी। अगर ये लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, मतलब यहां पर इसकी एनर्जी कम है, अगर ये हायर एनर्जी में जाएगा तो इसको एनर्जी चाहिए होती है ना, तो ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, गेन एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर लो से हायर में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, अगर हायर से लो में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, मैंने आप लोगों को बताया इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। हम वैसे सपोज कर लेते हैं कि इसके फर्स्ट एनर्जी जो n इज इक्वल टू 1 है, इसकी एनर्जी हमारे पास 5 जूल है। वैसे इसकी एनर्जी हमारे पास कितनी है, E1 हमारे पास इसकी कितनी है, 5 जूल।
हम ये वैसे सपोज करते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 2, ये जो सेकंड लेवल है इसकी एनर्जी हमारे पास E2 है और वो कितनी है 10 जॉल है। n इज इक्वल टू 3, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, थर्ड शेल है, इसकी हम एनर्जी लेते हैं E इज इक्वल टू 3 और ये हमारे पास कितनी है 20 जॉल है। ये हम लोगों ने वैसे सपोज किया, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अब अगर मेरे पास ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जाएगा तो यहां पर इसकी एनर्जी कितनी होगी 5 जूल होगी। तो यहां की एनर्जी कितनी है, यहां की 10 जूल है ना। तो ये क्या होगा, इसको क्या चाहिए 5 जूल एनर्जी इसे चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहां से 5 जूल एनर्जी गेन करके जो हायर एनर्जी लेवल है सेकंड शेल है उसमें जाएगा। अगर ये वहां से फिर वापस लो एनर्जी लेवल में आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी एमिट करके किस में आएगा, इसमें आएगा। देखिए अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए इसको कि वो यहाँ ये इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में चला जाए, अगर कोई आपसे कहे कि यहाँ पर हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए, तो देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम देखें इसकी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और ये हमारे पास किसके बराबर है h न्यू। और देखिए अगर हमारे पास कोई फोटॉन इसके पास इतनी एनर्जी हो तब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फर्स्ट एनर्जी लेवल से क्या जंप करके कौन से में जाएगा, सेकंड एनर्जी लेवल में जाएगा। ना इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज्यादा होनी चाहिए, फिक्स अगर ये एनर्जी उसके पास है तब हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां तक जाएगा। देखिए अगर हम देखें यहां पर हम लोगों ने E1 कितनी सपोज किया है, वैसे हम लोगों ने E1 5 जूल और E2 को हमने कितनी सपोज किया है 10 जूल। अगर हम देखें 10 जूल माइनस 5 जूल हमारे पास कितना आ जाएगी 5 जूल। तो मतलब क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो इसको फिक्स कितनी एनर्जी का फोटॉन चाहिए 5 जूल का चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पर 6 जूल का फोटॉन है और 4 जूल का है तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ इससे एनर्जी गेन करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, ना इसको क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने के लिए फिक्स इसको 5 जूल एनर्जी चाहिए। अगर आप यहां से लेके यहां तक अगर 10 जूल का भी आए ना ये नहीं करेगा, ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि इसको क्या चाहिए फिक्स 5 जूल का चाहिए कि वो यहां से यहां जंप करे। तो ये यहां से यहां जंप करने के लिए क्या करेगा 5 जूल का एनर्जी का फोटॉन क्या गेन करे, एब्जॉर्ब करेगा, इसी एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर तो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये अगर यहां से यहां वापस आएगा, ये अगर वापस आएगा तो क्या करेगा कि ये अपनी एनर्जी यहां पर इसकी एनर्जी मिसाल के ऊपर 10 जूल है ना, तो ये यहां से यहां पर आएगा तो क्या इसको अपनी एनर्जी कम करनी होगी, तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा यहां से एमिट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वजह से अगर मैं आप लोगों को एक डिफेक्ट्स बताऊं, वो रदरफोर्ड से लोगों ने जो पूछा था कि आप तो कह रहे हैं कि अगर कंटिन्यूस हमारे पास रेडिएशन एमिट होना करेंगे ये इलेक्ट्रॉन करेंगे तो होना तो ये चाहिए था कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो प्रूव था कि वो कौन सा स्पेक्ट्रम देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। तो इसका आंसर इसके रदरफोर्ड के पास नहीं था। बोहर ने कहा कि इस वजह से लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है ये इस वजह से लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं क्योंकि यहाँ पर जब ट्रांजिशन होती है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होते हैं, लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है या हायर से लो में आता है, तो वो क्या होना चाहिए, इसके लिए इसके स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेवलेंथ के फोटॉन चाहिए। मतलब ये हर एनर्जी का जो फोटॉन होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ स्पेसिफिक एनर्जी का वो जो है ये एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से हमारे पास ये जब स्पेक्ट्रम देता है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। लाइन स्पेक्ट्रम मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट होते हैं और कंटिन्यूस में ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से अगर कोई आपसे पूछे कि तो फिर आपने ये कहना है कि इस वजह से हमारे पास ये लाइन स्पेक्ट्रम देता है क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो क्या होती है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेवलेंथ क्या करता है, एमिट करता है। तो इस वजह से ये हमारे पास जो है क्या देता है, लाइन स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है वो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये फिफ्थ का जो हमारा पोस्टुलेट है, ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये सिर्फ और सिर्फ ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स है इनमें प्रेजेंट होगा। मतलब क्या है, अगर मैं आपको कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर मैं आपको कहूं तो इलेक्ट्रॉन है, या ये इस फर्स्ट एनर्जी लेवल में होगा, या ये सेकंड में होगा, या ये थर्ड में होगा, ये इन एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होगा। अगर मैं आपको कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल के दरमियान में प्रेजेंट है, तो ये हो ही नहीं सकता। मतलब ये इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता, या ये फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन से क्लास में, तो आप कहेंगे 9th, इसके बाद आप 10th, इससे पिछले आप 8 में थे। अगर आप मुझे ये कहे कि नहीं मैं 8 और 9 के दरमियान में से एक क्लास है उसमें हूं, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये इन एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब यहां पर ये जो इनके दरमियान जो है, ये कभी भी इनके दरमियान प्रेजेंट नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हमेशा इन एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होंगे, इनके दरमियान ये प्रेजेंट नहीं होंगे। अच्छा, लास्ट वाला जो हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is an integral multiple of h divided by 2 pi। देखिए, इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यह है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला क्या है, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये जो n है, n इसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 2 3 इस तरह इसकी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट होगी। क्योंकि अगर हमारे पास, अगर मैं यहां पर अगर ये वाला थोड़ा सा ऊपर लिख लूं, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लूं ये वाला, क्योंकि देखे अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास जो वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाती है, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास कितना लेती है, h डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगर हमारे पास 2 है, mvr इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, यहां पर अगर 3 है, 3h डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, क्वांटाइज्ड है, एक फिक्स्ड है। मतलब अगर मैं आप लोग कहूं ना कि आप लोग अगर हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेप पर, सेकंड स्टेप पर, थर्ड स्टेप, इस तरह जाते हैं ना। इस तरह तो नहीं होता कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के दरमियान हवा में से ही हम खड़े हो जाए, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो इस तरह ये जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वांटाइज्ड है, एक फिक्स्ड वैल्यू है जो हमारे पास क्या है, h डिवाइडेड बाई 2 पाई। इस तरह हमारे पास क्या है, इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड है। उम्मीद है मुझे आपको इसकी समझ आई होगी।